हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों 2025 की शुरुआत होते ही मैं ये सोच रहा था कि अभी मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन चल रही है, तो कौन कौन सी थीम्स ऐसी हैं जो 2025 के लिए दोबारा से एक्यूमुलेट की जा सकती है, और या फिर कोई ऐसी थीम जिसका अभी तक अंत ना आया हो और या फिर जिसकी शुरुआत होने वाली हो। दोस्तों 2020 से लेकर 2024 तक अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसे कुछ कुछ थीम्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत अमीर बनाया है। जैसे अगर आप डिफेंस सेक्टर की थीम को देख लीजिए, आप सीडीएमओ की थीम को देख लीजिए, ये सारी थीम्स के बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने जब कुछ न्यूज आर्टिकल्स और वेबसाइट्स और सारी चीजें मैंने पढ़ना स्टार्ट करी, रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ना स्टार्ट करी, तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट मुझे वहां पर दिखी और ये वेबसाइट का डेटा मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो दिस वेबसाइट जहां पर ईवी के बारे में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये वेबसाइट कहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इन इंडिया इज बूमिंग विद कंज्यूमर डिमांड सर्जिंग एवरी ईयर। द इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो लास्ट टू लास्ट ईयर का हमारा इकोनॉमिक सर्वे था, वो कहता है दैट इट प्रेडिक्ट्स दैट इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट विल सी अ 49% कैगर, 49% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। दोस्तों 49% कैगर इज ह्यूज, और वो भी 2022 से लेकर 2030 तक। मतलब आज हम जिस टाइम पे खड़े हुए हैं, ये वीडियो मैं 2025 की स्टार्टिंग बना रहा हूं, मतलब अभी भी यहाँ पे सिर्फ 3 साल बीते हैं और अभी 5 साल बाकी है इन 8 सालों के अंदर। ऑन एन एवरेज इंडिया में ईवी के एडॉप्शन का जो ग्रोथ रेट आने वाला है दैट विल बी वॉपिंग 49%। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कुछ और डेटा आपको यहाँ पर दिखाता हूं तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, अभी तक इस समय टोटल ईवीज ऑन द रोड एट द एंड ऑफ 2023 दे वर 3,71,000 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली, और 2022 के एंड में जो थे दैट वाज 2,64,000। मतलब एक साल में 40% ग्रोथ रेट। मतलब ये जो डेटा है वो यहाँ पर हवा में बातें नहीं हो रही है, एक्चुअली में जहां पर वो 49% कैगर की बात कर रहा है, वहां पर डिलीवरी भी जो हमें दिख रही है, वहां पर रियल मार्केट में जो इंपैक्ट दिख रहा है वो भी 40% के आसपास का आ रहा है। Today, EV accounts for approximately 7.3% of overall automobile sales, और ये डेटा मैं 2023 तक का बता रहा हूं, 2024 में एडॉप्शन और फास्ट हुई है। दोस्तों यहीं पर अगर हम इस डेटा के ऊपर और नजर डालें तो वहां पर मेंशन है कि इंडिया की कंज्यूमर चॉइस हैज emerged as a significant reason for this higher adoption. Compared to the global average of 52%, it is expected that 70% of the automobile purchasers in tier 1 centers in India are open to considering an electric car as their next purchase. एंड आई वुड स्ट्रांगली अग्री विद दिस, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने लिए कार परचेज करी है और मैं इस डेटा से पूरे तरीके से एग्री करता हूं। मेरी कार भी पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, लेकिन एक हाइब्रिड व्हीकल डेफिनेटली है, जहां पर मैंने अपनी नेक्स्ट परचेज के लिए ईवी की एडॉप्शन को चाहे पार्शियली चाहे फुली मैंने डेफिनेटली उसको कंसिडर किया। रादर ना सिर्फ कंसिडर किया बल्कि मैंने उसको चूज भी किया, मैंने उसको अडॉप्ट भी किया। तो दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ईवी इतना भी आसान सब्जेक्ट नहीं है जितना एक आम इन्वेस्टर को लगता है, स्पेशली एक बिगिनर को जो लगता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैं आपके साथ ईवी को लेकर सारी बातें डिस्कस करूं। दोस्तों ईवी में सिर्फ एक दो चीजें नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स, और ईवी का एडॉप्शन रेट आने वाले टाइम के अंदर क्यों बढ़ सकता है, क्यों ईवी के स्टॉक्स अभी भी आने वाले टाइम के अंदर चमक सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। आइए यहां पर हम बात करते हैं ईवी थीम की और किस तरीके से आप ईवी की गाड़ी को अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन ईवी के स्टॉक्स को आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो फंडामेंटली साउंड है। चलिए फंडामेंटल के बारे में भी हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ईवी की एडॉप्शन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो अगर ये कंट्री ईवी को अडॉप्ट करती है तो इन स्टॉक्स के बिना ये होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा या फिर बहुत मुश्किल रहेगा। तो आइए यहां पर हम समझते हैं ईवी की पूरी कहानी इंडिया की मार्केट में आप कैसे प्ले आउट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ। दोस्तों ईवी इज प्राइमरीली एक ऐसा इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड एडॉप्शन। आई रिपीट, प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड एडॉप्शन, ये तीन चीजें मिलकर ये ईवी की साइकिल को कंप्लीट करती हैं। और इसमें ये ईवी का तो हम एक सेक्टर मान लेते हैं, इसके बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, जैसे कि बैटरी, जैसे कि ईवी के कंपोनेंट्स, जैसे कि चार्जिंग, और उसके अलावा बहुत सारे और भी सपोर्टिंग मटेरियल्स हैं जो आपकी ईवी की एडॉप्शन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर भी ईवी की पूरी थीम को समझने से पहले मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए आज से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब ईवी के स्टॉक्स कभी कभी नीचे जा रहे होंगे तो वहां पर ये कन्विक्शन ही है जो आपको मदद करेगी अपने स्टॉक्स को और एक्यूमुलेट करने के लिए। दोस्तों यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि क्या ईवी इज द नीड ऑफ आवर या सिर्फ एक फैंसी है, क्या हम ईवी की तरफ एक्चुअली में जाने भी वाले हैं।
इफ यू आस्क मी द आंसर इज हेल यस, एब्सोल्युटली यस। हम ईवी के एडॉप्शन पे डेफिनेटली जाने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हम अपना, और हमसे मेरा मतलब सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया इज नाउ फेड अप ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट में अगर आपने नोटिस किया होगा, पिछले 10, 15, 20 साल से लगातार किसी ना किसी कंट्री के बीच में लड़ाई चलती रहती है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस लगातार ऊपर जाते रहते हैं। तो यहां पर आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन भी ऑयल के प्राइसेस $80 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रही हैं। दोस्तों मैं यहां पर बता दूं आपको, इंडिया की ऑयल की एवरेज कॉस्ट जो अपने बजट में कंसीडर करते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $60 पर बैरल। और आज अगर हम बात करें तो ऑयल $80 पर बैरल पे चल रहा है, मतलब हमारी बजटेड कॉस्ट से अप्रोक्सीमेटली 30% हायर। तो दोस्तों अनडाउटेडली हम अपनी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे कम करना चाहते हैं, हम अपनी डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट पे कम करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है सारी कंट्रीज के ऊपर। आज अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें तो इंडिया का पूरा वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। नॉर्थ इंडिया में सर्दियां लेट पड़ती हैं, बहुत ज्यादा चिलिंग पड़ती है, वहीं पर गर्मियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, कई जगहों पर फ्लड्स आ रही हैं, कई जगहों पर सूखा पड़ रहा है। ये सारी की सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग का एक्चुअल इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आज सारी कंट्रीज समझ चुकी हैं, स्पेशली इंडिया भी ये बात समझ चुका है कि हमें अपनी डिपेंडेंस इन सारी चीजों पे, फॉसिल फ्यूल पे कम करके क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना है। एनर्जी सिक्योरिटी इज द नीड ऑफ द आवर, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट में नहीं रह सकते। हाँ, इसमें यहां पर आपका एक काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर भी तो हमारी डिपेंडेंस बैटरी के लिथियम पे ज्यादा है, और लिथियम भी इंडिया होल्ड नहीं करता है। हाँ, ऐसा ये वाली बात भी सही है, लेकिन फिलहाल एक प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, आगे जाके हम दूसरी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए फॉसिल फ्यूल का एक ड्रॉबैक तो डेफिनेटली है। मैं एक बार के लिए मान भी लेता हूं कि लिथियम के लिए भी हम हाइपोथेटिकली चाइना पे, ऑस्ट्रेलिया पे या किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होंगे, लेकिन आज एटलीस्ट अगर हम ऑयल के बारे में एक प्रॉब्लम देखें कि प्रॉब्लम सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि ऑयल खत्म भी तो हो जाएगा, वहीं पर लिथियम के रिजर्व्स अभी बहुत सारे पड़े रहेंगे। इसका मतलब हम आने वाले कई सालों और कई डेकेड्स के लिए अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि व्हाई आई पर्सनली फील दैट ईवी इज द एनर्जी थीम फॉर टुमारो, और why I would say that EV के stocks are the theme for the next few years। देखिए सबसे पहली चीज गवर्नमेंट का पुश। दोस्तों गवर्नमेंट इज वेरी पर्टिकुलर एंड इट एम्स टू अचीव 30% एनर्जी डिपेंडेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाय 2030। मतलब 2030 तक हम 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। मतलब ब्रॉडली अगर हम इसको बोलें तो यहां पर 30% डिपेंडेंस हमारी ईवी पे रहेगी, या फिर हमारी बैटरी ऑपरेटेड कार्स पे और व्हीकल्स पे रहेंगी, जहां पर सिर्फ 70% कंट्रीब्यूशन हमारी फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स के ऊपर आ जाएगी। और दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट की फेम पॉलिसी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच इज कॉल्ड द फेम पॉलिसी। फेम पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कमिटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स दे रही है, बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है ऑन द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई पर्सनली हैव बीन द बेनिफिशियरी ऑफ द सब्सिडी, एज आई टोल्ड यू कि मैंने रिसेंटली अपने लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है, तो वहां पर मुझे भी उस सब्सिडी का बहुत बेनिफिट मिला है। तो यहां पर आई वुड से दैट गवर्नमेंट कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है, वो सिर्फ पेपर पे नहीं है, वो एक्चुअली में पार्टिसिपेंट की तरफ जा रही है। और बहुत सारी गाड़ियां अगर आप देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की डेट में दिखेंगी। दोस्तों यहां पर सेकंड बेनिफिट ईवी का ये है, या फिर मैं बोलूं कि ईवी का थीम, फ्यूचर का थीम क्यों है, क्योंकि ईवी में बैटरी सस्ती होती जा रही है। रादर ईवी के सारे व्हीकल्स क्योंकि मास स्केल पे बनना शुरू हो चुके हैं, तो देयर इज नाउ अ कॉस्ट कंपेटिटिवनेस कंपेयर टू द नॉन ईवी व्हीकल्स, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल व्हीकल्स। तो जैसे जैसे ईवी या बैटरी या और भी बाकी सारे पार्ट्स जैसे जैसे सस्ते होते जाएंगे, वैसे वैसे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होता जाएगा सेक्टर। इसका मतलब आने वाले टाइम के अंदर जहां पर आज 7.3% के आसपास या 7.5% के आसपास ईवी की एडॉप्शन इंडिया में हो चुकी है, अगर हमें इसको 30% पे अचीव करना है तो यहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होती जाएगी। दोस्तों तीसरा रीजन व्हाई आई पर्सनली फील दैट ईवी इज द थीम फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आज हम सभी लोग, शहरों के लोग हो या गांव के लोग हो, वो सभी लोग अपने वेदर को लेकर, अपने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट द वेदर नाउ, दे आर थिंकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज नाउ। अब दोस्तों यहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर जब जब आपकी और मेरे जैसा इंसान, एक नॉर्मल इंसान जितना जागरूक होता जाएगा, उतनी ज्यादा एडॉप्शन वो ईवी की तरफ या फिर ऐसे किसी व्हीकल्स की तरफ या ऐसे किसी और चीज की तरफ करेगा जहां पर दुनिया से पॉल्यूशन को कम करने में वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एंड दोस्तों लास्ट रीजन कि मुझे पर्सनली ऐसा क्यों लगता है कि ईवी इज द फ्यूचर, क्योंकि ईवी में ना इस समय इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है।
आज इंडिया जैसी कंट्री को अगर हम देखें जिसके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन हम उनको सर्विसेज सेक्टर में डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, वहीं पर अगर ईवी ग्रो करता है, यहां पर अपने देश की बहुत सारी जनता को, बहुत सारे यूथ को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग दैट आई वुड से इंडिया मिस्ड अराउंड 20 इयर्स अगो, जहां पर हमारे सर्विसेज सेक्टर ने ज्यादा ग्रो कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मास स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आल्सो एंड एनी गवर्नमेंट विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस, क्योंकि इससे हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ईवी में सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको ट्रैक करके या जिनको होल्ड करके आप इस पूरी ईवी की थीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं यहां पर किसी भी स्टॉक का नाम लूंगा, इट शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मेरा आइडिया सिर्फ आपको इन सारे स्टॉक से अवगत कराना है। वो बता रहा है कि मैं किसी और वीडियो में आपके सामने इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहूंगा। अगर आपको इनमें से कुछ स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, उस स्टॉक का नाम और साथ में लिखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं ईवी की बात करूं तो सबसे बड़ा कंपोनेंट ईवी का जो होता है वो होता है बैटरी। बैटरी बनती है लिथियम आयन से और यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इस टेक्निक को मास्टर कर चुकी हैं। यहाँ पर अमारा राजा और एक्साइड इंडस्ट्री दो ऐसी कंपनीज हैं जो बैटरी वाले सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। इनको कंपीट करना इंडिया में बहुत मुश्किल हो सकता है, ऑल्दो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स और भी हैं, लेकिन अगर हम दो पायनियर्स की बात करें तो यहां पर अमारा राजा और एक्साइड इंडस्ट्री दोनों ही अपने फील्ड के बादशाह बन चुके हैं, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम अमारा राजा को देखते हैं तो ये रहा अमारा राजा का चार्ट 2022 में, जहां पर ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 450 के आसपास का ट्रेड कर रहा था। इसने रिसेंटली एक हाई लगाया था जो कि 400% ऊपर था, मतलब पिछले 2 साल के अंदर इसने 400% का रिटर्न दिया है। और यहां पर अगर हम नोटिस करें तो आज ये स्टॉक, अगर हम यहां पर एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस लगा के देखें तो आज इस स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। अपने हाई से इस पूरी अपसाइड का अप्रोक्सीमेटली 50% करेक्ट कर चुका है। नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, बट बीइंग फंडामेंटली गुड कंपनी और अपने इंडस्ट्री में पायनियर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेक्शन थोड़ी सी ओवरस्टेटेड सी लगती है, लेकिन आप एक बार इनके फंडामेंटल्स के बारे में जरूर पढ़िएगा। यहीं पर अगर मैं अमारा राजा के साथ साथ एक्साइड को भी देखता हूं तो एक्साइड में भी अगर आप नोटिस कीजिए तो पिछले कुछ सालों में हमें बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने को मिली है। 2020 के बॉटम से लेकर अगर हम हाई को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 400%, मतलब 4 गुना के आसपास का अप ट्रेंड ये दिखा चुका है। और वहां टॉप से अगर हम देखें तो अगेन ये भी 50% के आसपास करेक्ट कर चुका है। यहां से अगर आप नोटिस कीजिए तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास की आपको डाउनसाइड देखने को मिली है। इस पूरी रैली का 50% ये करेक्ट कर चुका है। मत भूलिएगा ये दोनों अपने फील्ड के यहाँ पर मास्टर्स हैं और बैटरी के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। और अगर ईवी को सक्सेसफुल होना है तो इन कंपनी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों, बैटरी के अलावा जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी होती है उनमें वायर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, जितने भी कनेक्शंस होते हैं, देखिए अगर आप गाड़ी की बात करें तो एक होता है बाहर का ढांचा, एक होती है बैटरी और एक होती है तारें। प्राइमरीली ये 3 चीजें होती हैं। बाकी सारे मैं बोलूंगा कि आपकी बॉडी हो गई तो एक हो गया आपका स्केलेटन या फिर आपकी जो स्किन हो गई ऊपर बाहर की, इसके अंदर आपका एक दिल हो गया जो कि बैटरी हो गई, और बाकी सारी आपकी नर्व्स हो गई। जो बाकी ऑर्गन्स है ऑफ कोर्स वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना गाड़ी नहीं चल पाएगी, लेकिन दिल और दिल को जोड़ने वाली जितनी भी आपकी नर्व्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक उस तरीके से बैटरी ऑपरेटेड कार्स के अंदर वायर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। बैटरी आपकी एक लगेगी लेकिन उसमें मिलियंस ऑफ वायर्स लगेंगी। और यहां पर अगर हम वायर्स के बारे में देखें तो फिनोलेक्स केबल्स और पॉलीकैब इंडिया ये दोनों वायर्स के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। और यहां पर अगर हम पॉलीकैब के बारे में देखें तो पॉलीकैब जो कि केबल्स के सेक्टर में आता है, यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो the company's growth rate has been 28.22%, net income growth had been 40%। यहां पर अगर हम आरओई देखें तो अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास, जो कि मेरा प्रेफर्ड आरओई होता है, उसी रेट पे ये अपने लिए आरओई जनरेट कर रहा है। और यहां पर अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स आर आल्सो डूइंग ग्रेट। जहां पर 2018 में उसके टोटल एसेट्स की वैल्यू 4,500 करोड़ थी, वहां पर आज के डेट में टोटल एसेट्स की वैल्यू 12,000 करोड़ के आसपास की है। ऑफ कोर्स हम यहां पर बहुत डिटेल में फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दो कंपनीज पॉलीकैब इंडिया और फिनोलेक्स केबल्स ये दोनों वायर्स के मास्टर्स हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम में इन्वेस्ट करना है तो यहां पर बैटरी इज नथिंग विदाउट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर चार्जिंग, क्योंकि आज इंडिया में अगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। दोस्तों, यहां पर एक और न्यूज मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये जियो बीपी की वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन, सो जियो बीपी ऑफर्स
फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया फॉर कार्स एंड बाइक्स। तो यहां पर आई वुड से टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं अगर ईवी की एडॉप्शन इंडिया में इंक्रीज करनी है। और सबसे अच्छी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस चीज को लेकर मुझे कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा आता है, कि दोनों कंपनीज अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं। अगर आप इनको आज गवर्नमेंट इनको मैंडेट दे दे कि आपको पूरे इंडिया में चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने हैं और आपको इस टाइप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आई वुड से इनको 1 मिनट नहीं लगेगा डिसाइड करने के लिए। इनके पास कैपेक्स करने की इतनी बड़ी कैपेसिटी है, इतना बड़ा फंड बेस है कि ये आराम से अपने कैपेक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज चार्जिंग स्टेशन में आई एम वेरी वेरी श्योर, अगर ईवी के एडॉप्शन का मेरा स्टार्ट में किया हुआ डिस्कशन अगर वो फ्रूटफुल होता है, अगर वो सच होता है, तो दोस्तों ये दोनों कंपनीज वहां पर गेम चेंजर्स का रोल प्ले कर सकती है। और फाइनली अगर हम मोटर्स, कंट्रोलर्स और एंसिलरी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो फॉर एग्जांपल मोटर्स की अगर हम बात करें तो सीमेंस इंडिया का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, जहां पर अगर मोटर्स की रिक्वायरमेंट हुई, अगर कंट्रोलर्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो सीमेंस सिंगल हैंडेडली इसके लिए कैपेक्स करके इनको सप्लाई कर सकता है। वहीं सीमेंस के साथ साथ एक और बड़ी कंपनी है एबीबी इंडिया, जो कि अगेन मोटर्स और स्पेशली कंट्रोलर्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये कंपनीज भी आपकी रडार पे रहनी चाहिए अगर ईवी की एडॉप्शन सक्सेसफुल होती है तो। एंड फाइनली अगर हम एंसिलरी प्रोडक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स हो गए, वहां पर आपका भारत फोर्ज हो गया, मदरसन सुमी हो गया, तो कुछ और एंसिलरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सारी चीजों के लिए ये वाली कंपनीज बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शेयर कर देता हूं। तो यहाँ पर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री है, अमारा राजा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी भी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। ईवी के मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, हीरो मोटरकॉर्प हो गया, टीवीएस मोटर हो गया टू व्हीलर्स के अंदर। तो ये वाली कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यहीं पर अगर हम वायर्स और केबल्स की बात करें, पॉलीकैब हो गया, फिनोलेक्स हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारी कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो मदरसन सुमी हो गया, भारत फोर्ज, बॉश इंडिया, ये तीनों कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। और वहीं पर अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो स्टरलाइट हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी कंपनीज भी ईवी के एडॉप्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। दोस्तों कंपनीज तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने ऐसी कंपनीज पे ज्यादा फोकस किया है जो इसके एग्जीक्यूशन को फास्ट भी कर सकती है बिना बाहर से फंड रेज किए। क्योंकि इन कंपनीज में से आप ज्यादातर कंपनीज देखोगे तो इनके पास, अगर हम अडानी ग्रुप को यहां पर साइड पे रख देते हैं, तो ब्रॉडर लेवल ऑफ कंपनीज के पास पैसे की कमी नहीं है, ये अपनी इक्विटी के थ्रू भी इसको फंड कर सकते हैं। हाँ, अडानी ग्रुप डेट के थ्रू ज्यादा फंडिंग करता है और इनमें से कुछ और कंपनीज डेट ज्यादा प्रेफर करती है, बट दैट्स अ कंपनीज चॉइस। दोस्तों यहां पर ये बड़ी बड़ी कंपनीज में आई पर्सनली बिलीव कि एग्जीक्यूशन शुड नॉट बी अ चैलेंज। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट की तरफ से ईवी को लेकर पुश कितना आता है। अगर ये पुश सफिशिएंट रहता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये ईवी के एडॉप्शन बहुत फास्ट रहेगा और ये कंपनीज ईवी के एडॉप्शन में भी और एट द सेम टाइम अगर ईवी के एडॉप्शन में कर पाई तो मेरे पोर्टफोलियो में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिएगा। इनके फंडामेंटल्स के बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं। यहां पर इस पूरे वीडियो का पर्पस आपको स्टॉक रिकमेंडेशन देना नहीं था, आपको सिर्फ ये बताना था कि अगर आप ईवी का थीम प्ले करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस, जहां पर मैंने आपको पहले ईवी का थीम क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया के फ्यूचर में, और फिर कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको इस पूरी चीज का बेनिफिट लेने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों यहां पर मैंने आपके साथ ईवी के थीम के बारे में डिस्कशन करी है। ऐसे और कौन से थीम है जो आपको लगता है जो इंडिया की दशा और दिशा बदल सकती है एंड एट द सेम टाइम मेरे पोर्टफोलियो को भी चमका सकती है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी शेयरिंग माय ओन थॉट्स विद यू। Thank you so much guys, bye bye, take care of yourself. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.